तो क्या बजट 2016 ने देश को विकास की दिशा दिखाने का काम किया है या नहीं? देश की तरक्की हो पाएगी या नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा या नहीं? युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, ग्रामीणों को क्या मिला है वित्त मंत्री के पिटारे से? इसी पर चर्चा लगातार जारी है। शमुना जी, आपके पास आना चाहूंगी। युवाओं, महिलाओं की बात की जाए तो इन्हें भी बहुत उम्मीद होती है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत से कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं। कहीं आपको झलक नजर आई कुछ ऐलान या घोषणाओं में जिक्र इसका? देखिए, इस बजट में ग्रामीण कल्याण की बात तो हुई है, लेकिन रोजगार के लिए कुछ उन्होंने सेल्फ रोजगार की बात जरूर की है। लेकिन कुछ बताए ना, कार्य योजना बहुत क्लियर नहीं है कि कैसे कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे महिलाओं के लिए बस इतना है कि बीपीएल परिवारों को जो महिलाएं हैं उनके नाम से एलपीजी मिल जाएगी। बाकी कोई महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था की गई हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। उनके लिए रोजगार की अलग से व्यवस्था की गई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। स्वरोजगार के नाम पे इतना है कि 15,000 डेवलपमेंट सेंटर खुल जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। उन डेवलपमेंट सेंटर किस तरह वर्क करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसकी कोई कार्य योजना पेश नहीं की गई है। कुल मिलाके जो बजट में है कि जिसमें हम उम्मीद करें कि कहाँ पे रोजगार दे पाएंगे, ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे वो, क्योंकि मेनली फोकस युवाओं और महिलाओं का ये था कि उच्च शिक्षा और रोजगार, क्योंकि महिलाओं को इन दोनों के लिए ही काफी शिक्षा में नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। 62 नवोदय विद्यालय खोलने की बात है। उच्च शिक्षा के ऐसा कुछ नहीं पैसा दिखाई पड़ रहा है। हाँ। लेकिन ये है कि जो 10,000 करोड़ 97,000 करोड़ जो उनमें लगाए जाएंगे सड़क परिवहन में, सड़क परिवहन से हो सकता है कुछ रोजगार की उम्मीद बंधे। और ये एक सरकार का एक अच्छा कदम है कि उसने रेलवे से जोर खत्म कर दिया है। पहले होता था परिवहन का एकमात्र साधन रेलवे होता था। अब जिस तरह से सड़कों को डेवलपमेंट, सड़कों को बना रहे हैं, विकास विकसित कर रहे हैं, सड़कों को नए नए राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि शायद एक रोजगार का ये जरिया उपलब्ध होगा। इस दूसरा ये कर रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने खत्म कर दिया अपना परमिट राज खत्म करेंगे कि बिना पर ऐसे परमिट शुरू करेंगे जो एकदम स्थायी हो, एक भारत जैसे हों। तो वो एक संकेत मिल रहे हैं। बाकी युवाओं और महिलाओं के अलग से कुछ रखा गया हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा। और अभी भी देखिए बजट पेश हुआ और बजट के साथ ही एक खबर आ गई कि पेट्रोल और डीजल पे, कि पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, डीजल के दाम बढ़ गए। डीजल की गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं, डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। और डीजल की गाड़ियां छोटी मोटी नहीं, कोई कम पैसा नहीं बढ़ा है। 2.5% तो बढ़ा है सभी गाड़ियों पे, 4% उन गाड़ियों पे यानी एसयूवी पे जो 10 लाख से ऊपर की है। तो लगभग डीजल गाड़ियों पे एक तरह से मार आई है। ये हो सकता है एनजीटी का दबाव हो या जो भी हो, पर डीजल गाड़ियों के लिए तो एक परेशानी कारण बनी है। अच्छा जयशंकर जी, ये हर बात पे सेस लगा दिया जा रहा है, स्वच्छता सेस, अब कृषि सेस लगा दिया गया है। आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी को क्या मिलता है? सरकारी खजाना बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना सेस से। आम आदमी को क्या हासिल होगा? ये तो महंगाई का बोझ है हमारे ऊपर। नहीं, सरकारी खजाना बढ़ता है, लेकिन सरकारी खजाना जाता किधर है उस पर देखना होगा ना। तो हमने तो आपको पिछली बार ही बताया कि कैसे हमारे 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए उद्योगपतियों के पास, तथा कहाँ गए वही पता नहीं चला। और वो मस्ती के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, शैंपेन की बोतलें खोल रहे हैं आईपीएल मैचों में, और लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दे पाए। लेकिन ये सेस जो है वो आम जनता ही भुगत रही है। जनता भुगत रही है। दूसरा ये है, देखिए जैसे अभी जो खबर आ गई ना, बता रहे थे अभी शुक्ला जी, सामने दिख रही है कि 3 रुपए 2 पैसे सस्ता हो गया पेट्रोल और 1 रुपए 47 पैसे लीटर महंगा हो गया डीजल। गाड़ियों पे मार तो समझ में आ सकती है कि ठीक है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, शहरों में पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो अधिकतर डीजल पे निर्भर करती है। जब पेट्रोल ये चलाना होगा, उसको पंपिंग सेट चलाना होगा तो डीजल से चलाएगा, ट्रैक्टर ले जाना होगा गाँव में डीजल से चलाना होगा। तो आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को हम बढ़ावा देने जा रहे हैं, किसानों को। अब कितना मजाक की बात है। कहा गया कि साहब 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दोगुनी? अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है 3 दिन पहले, उसमें आपने क्या बताया? आपने ये बताया है, हमारे वित्त मंत्री ने, भारत सरकार ने बताया है कि देश में किसानों की औसत आमदनी एक साल में 20,000 से लेकर 40,000 है। यानी 5 साल के बाद आप चुने तो गए हैं 5 साल के लिए, उसमें से 22 महीने आपके बीत गए। 5 साल के बाद यानी कि आप 2022 में आपकी आमदनी 20,000 से बढ़ के 40,000 हो जाएगी। यानी आज जो आपकी आमदनी 20,000 रुपए है तो 40,000 रुपए हो जाएगी। उस समय तक शेष कितने लग चुके होंगे, कितना टैक्स लग चुका होगा, कितने सर्विस टैक्स लग चुके होंगे, वो पैरेलल ही इजाफा होता जाएगा। क्या होगा उसका? अच्छा, रुपए का मूल्य कितना घट गया होगा? उस 20,000 रुपए की आज की कीमत है, उस 5 साल के बाद रुपए की कीमत कितनी रह जाएगी? इस पर आप सोच नहीं, बता नहीं पा रहे हैं। बताना चाहिए। अब देखिए बजट की बात है, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले जब बजट आता था तो लोग चर्चा करते थे साहब कि घर में क्या सामान आता है वो कितना सस्ता होगा और क्या महंगा होगा।
अभी जब बजट आ रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि साहब आप बहुत दिनों से कह रहे थे हमको कुछ जेवर बनवाने वाले हैं, ये तो सोना और हीरे का दाम तो बढ़ा दिया, उस पर टैक्स बढ़ गया। कभी कभी आप हम लोग को बच्चों के साथ खाना खिलाने ले जाते थे, अब तो पता लगा कि उस पर भी बढ़ गया, अब तो कहेंगे हम ले नहीं जा पाएंगे आपको खाना खिलाने के। तो ये मार है, मतलब एक आम आदमी पे, कॉमन मैन पर ये मार, कॉमन मैन पे एक मार है। मतलब हम कपड़े धुलाने जाएं उस पर टैक्स दें, अपने इंश्योरेंस करवाने जाएं उस पर सर्विस टैक्स हमारा बढ़ गया, टिकट खरीद रहे हैं उस पर, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स बढ़ गया। मतलब अब हर जीने के हर स्तर पर आप हमसे टैक्स वसूले जा रहे हैं, हमको दे क्या रहे हैं आप? बदले में अगर कल को अगर पूछना शुरू कर दे इस देश का आम आदमी कि साहब हमसे आप इतने टैक्स लेते हो लेकिन हमारे लिए देते क्या हो, क्या करते हो आप? शिक्षा निजीकरण कर दिया आपने, बढ़ावा दे दिया। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाख लाख 2-2 लाख रुपए कहीं डोनेशन देंगे तो कहीं किसी तरह से एडमिशन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, हर जगह नाके पर टोल लगा दिया आपने, सरकारी सड़कें हैं लेकिन उस पर टोल लगा दिया, उस पर टोल टैक्स हम अलग से देंगे, वो आपने किया नहीं। कल्याण, स्वास्थ्य, दवाएं खरीद जाएंगे हॉस्पिटल में, दवाएं नहीं है, डॉक्टर है तो दवाएं नहीं है, दवाएं है तो डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अब जाइए प्राइवेट अस्पताल में जाइए, वहां अलग से पैसा दीजिए। तो आप हमारे लिए हुजूर क्या कर रहे हैं? आप हमको तो ये बता दो ना कि आप जो हमसे इतना टैक्स लेते हैं, 19 लाख करोड़ रुपए का आपने बजट बनाया है, उस बजट में हमको क्या मिलने वाला है? ये तो बताएंगे आप। सरकार तो ये बार बार कह रही है कि जो बजट है वो किसानों का है, गरीब हितैषी ये बजट है, लेकिन ये बताइए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात कह रही है सरकार, लेकिन कर्ज माफी के लिए कुछ जिक्र नहीं नजर आया बजट में। कर्ज माफी के लिए तो नहीं जिक्र आया है, लेकिन नया कर्ज देने के लिए सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है किसानों के लिए। एक अच्छी चीज़ है क्योंकि तो फार्मिंग सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर लोन की है। ज़्यादातर पैसा बेचारे किसान मनी लेंडर से लेते हैं और फिर उसके बाद उनको इंटरेस्ट बहुत देना पड़ता है और उसी में मर जाते हैं बहुत किसान। तो लेकिन ये व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे होगी और ये क्या फुल प्रूफ सिस्टम होगा? अब मोदी जी हर बार डिजिटल की बात करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू बैंक करते हैं, तो कितने गाँव में बैंक है, बैंकिंग फैसिलिटी कितने गाँव में है? और ये आधार कार्ड के बेस पर पेमेंट की बात होगी तो आधार कार्ड कितने लोगों के बने हैं, नहीं बने हैं? ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिससे लगता नहीं कि जितना पैसा कहा जा रहा है उतना पैसा आसानी से किसानों तक पहुंचेगा। दूसरी बात ये कि किसान ऑलरेडी जो कर्ज से त्रस्त हैं उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि उनको एग्जिस्टिंग जो कर्ज है उसको निकालने के लिए भी उनको पैसा दिया जाएगा। और देखिए कुछ जो इसमें मैंने जैसे कहा कि बड़ा फाइन बैलेंसिंग किया हुआ है उन्होंने जेटली साहब ने, लेकिन जो किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं, इसमें कितने वादे पूरे होंगे ये एक बड़ा डाउटफुल चीज़ है। अब आप कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन 2018 तक सारे गांव हिंदुस्तान के इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, और उसमें कहाँ तक प्रगति हुई और कहाँ तक ये कर पाएंगे? फिर जो विलेज रोड्स की बात की जा रही है तो सड़कें जो बनती हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी, इसके ऊपर मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम इनका होगा? हालांकि प्रॉमिस किया गया है कि जो रोड्स बनेंगी उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम पब्लिक के सामने होगी, उसको जांच सकते हैं लोग। और इसके बाद फिर जो कन्वेंस के लिए और जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोविज़न किए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में इन्होंने कहा कि वो जो लाइसेंस राज हम ख़त्म करेंगे और आम लोग भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ सकते हैं और अपने व्हीकल्स रख सकते हैं, और इस तरह से कुछ प्रोविजंस हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, ट्रांसपेरेंसी की और सब चीज़ों की। मंडी कानून में बदलाव की बात कही है। जी, अगर ये चीज़ें वाकई मेटलाइज हों तब तो उसका लाभ होगा, और अगर मेटलाइज नहीं हुई तो फिर ये वादे जैसे और बहुत सारे वादे सरकार के हैं उसी तरह से रह जाएंगे और लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आर.के. गुप्ता जी, अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब रोजगार होंगे, लोग एम्प्लॉयड होंगे। आंकड़ा, एक टारगेट सेट किया था मोदी सरकार ने कि हर साल 1 करोड़ जो है हम रोजगार जो है उत्पन्न करेंगे, लेकिन पिछले साल के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 4.41 लाख ही ये आंकड़ा छू पाया। ये बताइए, स्किल डेवलपमेंट की बात तो की है बजट में सरकार ने, लेकिन क्या वो टारगेट हासिल हो पाएगा? देखिए, मोदी की मंशा तो बहुत अच्छी है। हालांकि उन्होंने कहा भी कि हम साहब रोजगार प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पर प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पूर्ण रोजगार प्रदान किया जाए, पर रोजगार प्रदान कहाँ से किया जाएगा? जिन क्षेत्रों में रोजगार की
व्यवस्था है, जहां उम्मीद है। देखिए मैं आपको बताया कि एक हेल्थ सेक्टर ऐसा है, वहां बहुत जरूरत है अभी लोगों की। अभी आज हमारे देश में 1 लाख लोगों में कुल 70 डॉक्टर्स हैं, जबकि जरूरत है कम से कम 170 डॉक्टर्स की। हमारे देश में 1 लाख लोगों के पीछे मात्र 130 नर्सें हैं, जबकि जरूरत है 280 नर्सों की। तो नर्सेज, कंपाउंडर्स, जबकि जिनकी जरूरत है उनको हम क्रिएट नहीं कर रहे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे, तो हम कहां सोच सकते हैं कि उनके लिए। दूसरी चीज आप देखिए कि पिछले साल बजट में बात की थी, वोकेशनल कोर्स खोले जाएंगे, जिस क्षेत्र में जो उद्योग हैं उन उद्योगों के संबंधित उनको ट्रेड सिखाया जाएगा। तो ऐसे लोग जब सीख के आएंगे तभी तो लोग रोजगार मिल पाएगा। निश्चित तौर पर स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है इनकी, कौशल विकास योजना में 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निश्चित तौर पर प्रावधान बहुत अच्छा है, परंतु बात आप देखिए निर्भया फंड में 1,000 करोड़ रुपए भेजा गया, पर आज तक उसमें 1 पैसा भी यूज नहीं किया गया। तो ऐसे फंड को क्रिएट करने से जिसका यूज ना हो पाए, जब स्किल डेवलपमेंट का फायदा जब भी होगा जब हमारे जितने भी नवयुवक हैं वो स्किल सीख करके उनको रोजगार के अवसर मिले, वो कहीं लगे। पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनको फंड चाहिए। हालांकि निश्चित तौर पर स्टैंड अप जो आपके योजना निकाली है इन्होंने, स्टैंड अप जो योजना है, जो 500 करोड़ का प्रावधान है SC/ST के लिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा वो है इनके लिए। पर 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा है इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए। पर हायर एजुकेशन का आप देख रहे हैं, जहां हमारे GNU के अंदर आपने देखा पिछले कितने दिनों से आपका आंदोलन चल रहा है, हैदराबाद के अंदर चल रहा है, ये क्या है? हमारा नवयुवक भटका हुआ है। उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा, मेरी मेरे ओपिनियन ये है कि जब तक हमारी शिक्षा की जो लागत आ रही है वो लागत लोगों से ली नहीं जाएगी। उनको मैं कहता हूं जो लोग नहीं दे सकते उनको कर्जे के बतौर में दे दें, फ्री शिक्षा दें, अभी कोई पैसा नहीं लेंगे, पर उनको लागत पता होनी चाहिए इसकी लागत कितनी है। जब वो 1-1 रुपए में रहेंगे, वहां पर फ्री में पढ़ेंगे, तो वो उसकी क्यों कीमत समझेंगे। मेरा कहना ये, जब कोई बजट बनाता है तो जब पैसा फ्री में बांटेगा तो उसको कैसे बजट चलेगा। कम से कम उन लोगों से जो उसकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट को उनसे कर्ज की बतौर उनको प्रदान करना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूं, देखिए जो बजट बनाया गया है, बजट के अंतर्गत सबसे बड़ा ये है कि कोई भी जो सरकार होती है जब तक पूंजी की व्यवस्था नहीं करेगी रिटर्न नहीं मिल सकता। और पूंजी जब भी आ सकती है जब हमारे वेतनभोगी जो भी हैं उनके पास कोई पैसा बच जाए। तो उनके पास जब तक आप पूंजी कुछ पैसा बचेगा, महंगाई आपकी, टैक्स आप लगा रहे हैं, GST का कितने समय से इंतजार है, GST आएगा। आप DTC जो डायरेक्ट टैक्स कोड का बिल लाना था वो आज तक नहीं आया। रिफॉर्म हमारे नहीं हो पा रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है। मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी चाह करके भी टैक्स देना चाहे तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक तो कर दे, ऊपर से कर सलाह करके फीस। आप देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा, आपका टैक्स कितना है 12.5%, उस पर एक सेस लग गया, स्वच्छ भारत का सेस लग गया, उसके बाद एक कृषि का सेस लग गया, उसके बाद हर सेस, मतलब ये तो एक ऐसा हुआ पहले किसी से मांगे भाई 12 रुपए दे दे, फिर कहता अच्छा 1 रुपए और दे दे, अच्छा 1 रुपए और दे दे। इतनी मल्टीप्लिसिटी होती जा रही है, जो एक व्यापारी है वो कैलकुलेट करते करते परेशान है, भैया किसका कितना टैक्स बनना है, अपने रिकॉर्ड रखते रखते परेशान है। मैं कहता हूं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बना रहे हो? हर व्यक्ति तैयार है टैक्स देने के लिए। एक तरफ हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कोई 4% लोग टैक्स देते हैं देश के, अरे 4% नहीं, सब देने को तैयार हैं। आप उनको एक बीमा कराइए। आज इन्होंने योजना निकाली है कि हम सब केवल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना निकालेंगे। आपको सुमित, एक आमजन कैसे सुलझाए टैक्स की उलझन? देखिए, समस्या तो गंभीर है, लेकिन कहते हैं ना प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व होते हैं किसी समस्या को। इस टैक्स की, आप कर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी अगर डिफिकल्ट करते जाएंगे ये सिस्टम में, अगर इस तरह से सेस का जो सिस्टम है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैक्सेस है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक आम आदमी के बस से बाहर होता जाएगा कि किस तरह से हम टैक्स की कैलकुलेशन करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि आम अगर टैक्स लगाना है तो सिंपल वे में लगाए, 10%, 20%, वॉट एवर द अमाउंट इट इज, लेकिन एक सिस्टम से लगाए। लेकिन अगर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, जैसे GST की बात चल रही थी, जो उसका यही था तात्पर्य कि GST अगर आता तो हमें बेनिफिट मिल जाता जो हम सर्विस अवेल करते हैं उन चीज़ों का, लेकिन GST नहीं आ पा रहा। वो भी एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल इशू है। उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके जब तक इस तरह के रिफॉर्म नहीं आएंगे टैक्स में, तब तक हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। और एक आम आदमी के लिए ये प्रॉब्लम का विषय रहेगा हमेशा कि हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। ये समस्या नहीं खत्म होने वाली है जब तक कि टैक्स रिफॉर्म नहीं आते। शंभुनाथ जी, क्या ये माना जाए कि कॉर्पोरेट पर थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड है इस बजट? देखिए, अब तक सारे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कमाई करने वाला तबका है उस पर उसको कुछ कड़वी दवाई नहीं दी है। अब तक देश पे एक भी बजट ऐसा नहीं आया जिसमें कारपोरेट पे हार्ड हैंड फ्लावर नहीं, कारपोरेट पे हमला हुआ। कारपोरेट को हर सरकार बचा के चलती है, क्योंकि तमाम तरह के पैसा तो वहीं से आता है, चाहे चुनाव का फंड हो चाहे दूसरे फंड हो।
तो कारपोरेट पे तो इस सरकार ने भी कुछ नहीं बोला। इसने जो हमला किया है वो मिडिल क्लास, अच्छा, कहने को ये आम बजट ही होता है, लेकिन मिडिल क्लास पर ही मिडिल क्लास पे हमला किया। नहीं, करते हैं आम निशाना आदमी का साधा। बजट नहीं होता, आम बजट होता है। और इसने अगर दो लोगों को बचाया है, एक तो जो इजारेदार लोग हैं जिसे आप कारपोरेट कह सकती हैं, दूसरे बहुत लेमैन के लिए थोड़ा सा इन्होंने जैसे बीपीएल के लिए के एलपीजी के दे देंगे, और गांव में फसल बीमा योजना ले जाएंगे। जैसे अब वो हेल्थ कार्ड जो इशू करने वाली बात है वो किसको करेंगे? गरीब आदमी तो कह दिया, अभी गरीब आदमी क्लियर नहीं किया वो बीपीएल का गरीब आदमी है या एपीएल से है, कौन है गरीब आदमी? और गरीब आदमी को ये दे देंगे, बाकी तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। थोड़ा बहुत राहत जो मिली है वो 5 लाख रुपए सालाना, यानी मान सकते हैं 50,000 रुपया महीना वालों को भी। 50,000 रुपए महीने पाने वाला एक शहरी मिडिल क्लास अच्छा खासा खाता पीता होता है, इतना गरीब भी नहीं होता। वो महीने में 3-4 बार रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाता है अक्सर। उसके लिए ये नहीं खाना खाने आता तो खाना बाहर से मंगा भी लेता है, कई बार लोग फोन करके मंगा लेते हैं, उस पर कर का भार पड़ेगा। अब उसके लिए थोड़ी सी अगर जो 3,000 रुपए की छूट मिल रही है तो उल्टे कर का भार और पड़ गया। फिर मान लीजिए जिसके पास मकान है उसको तो वो भी छूट नहीं मिलेगी, कर का भार ज्यादा पड़ने लगा है। जब तक जीएसटी नहीं आता है तब तक इस तरह ये जो मल्टीपल टैक्सेज है, कभी सेस, कभी उसके ऊपर कोई और टैक्स, ये पड़ते ही रहेंगे। जीएसटी आने के बाद हो सकता है ये उम्मीद बढ़े कि अभी एक मुश्त हम टैक्स दे देंगे, बाकी टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कारपोरेट को इस बजट में भी कोई उन पर मार नहीं है, उन पर बल्कि सॉफ्ट दिखाई पड़ रहे हैं। और ये लगातार मोदी सरकार का चाहे पूरक बजट हो, चाहे उसके बाद 2 उनके आम बजट आ चुके हैं, दोनों में कारपोरेट पर कोई कहीं भी उन्होंने ऐसा दिखाई पड़ा कारपोरेट पर कोई परेशानियां पैदा की है। उनको जिस तरह बैंक सारे के सारे बैंकों से उनका पैसा चला जाता है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। आम आदमी गरीब किसान भी बैंक से कर्ज ले ले तो उसको सिवाय आत्महत्या के और कोई चारा नहीं दिखाई पड़ता। उसकी फसल 2 साल से लगातार बर्बाद हो रही है, इसके लिए बैंक उसे कितना पैसा देंगे इस पर कोई क्लियर कट बात नहीं है। दालों के लिए ठीक है 500 करोड़ का बजट रख दिया इन्होंने, पर दालों 500 करोड़ से हो गया क्या? दाल की खपत कितनी है? दाल की पैदावार लगातार कम होती जा रही है, और दाल ही लाएंगे कहां से? दुनिया भर में दालें शायद भारत में ही सबसे सस्ती हुआ करती थी जब अरहर 100 के नीचे थी, अब 200 पहुंच गई, और बाकी विश्व में शायद उससे ऊपर ही कम कहीं नहीं है। जिस कनाडा को बताते हैं कि दालें सस्ती हैं, वहां भी 350-350 रुपए किलो है। तो कहां से लाएंगे दालें? दालें अगर बाहर से अगर ये निर्यात करते हो तो और महंगी पड़ेगी। इससे बेहतर होता कि भारत में दलहन उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर गौर किया था। क्या बगैर पानी के, बगैर बारिश के कोई ऐसा कोई बीज डेवलप किया उन्होंने कि बगैर बारिश के भी दलहन का उत्पादन बढ़ जाए? वैसे दलहन जहां जहां होता है, जहां पैदावार होती है, वो आमतौर पर जमुना किनारे या सूखे इलाके हैं जहां बारिश कम होती है। पर इसको उपज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके रिसर्च के लिए कुछ पैसा खर्च करते तो समझ आता है, लेकिन निर्यात के लिए फायदा क्या होगा? निर्यात से निर्यात कहां से करेंगे? ये कुछ क्लियर। जयशंकर जी, उद्यमी काफी थोड़े से निराश, और क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीद थी, पिछले 2 साल से जीएसटी की बात हो रही थी, उनका कहना था जीएसटी आता तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन जीएसटी का कोई जिक्र नहीं बजट। नहीं, देखिए असल में क्या है कि एक तो अभी हम देख रहा था कि बजट की जो खासियत खास बातें हैं उसमें एक है कि दिव्यांगों के उपकरणों पे छूट। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, हम तो दिव्यांग पहली बात मानते नहीं है, बहुत गंदी भाषा है ये, कि कोई दिव्यता नहीं, विकलांगता कोई दिव्यता नहीं है कि दिव्य पुरुष हो गए आप, क्योंकि हमारे पास आंख नहीं है, हमारे पास पैर नहीं है, हमको लकवा मार गया तो हम दिव्यांग हो गए हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ये। लेकिन चलो, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा कोई दिव्यांग या विकलांग है तो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, क्योंकि इस सरकार को लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो आप जीएसटी जैसे कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन का विधेयक होगा, और इस दिव्यांगता के साथ आपके साथ अहंकार भी जुड़ा हुआ है। अहंकार और कमजोरी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। अब आप विपक्ष को गालियां भी देंगे और उम्मीद करेंगे कि वो आपका समर्थन भी करेगा, और राज्यसभा में बिना विपक्ष की सहमति से या सहयोग से आपका जीएसटी हो या कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता। भूमि अधिग्रहण विधेयक को आपने वापस लेना पड़ गया आपको। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है जो मनसा वाली बात मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने पूछा ना कि कारपोरेट के लिए और इसके एग्रीकल्चर के लिए, देखिए कारपोरेट के लिए कहने के लिए भाषण सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि साहब वो 1 करोड़ आमदनी वालों पर इतना 10% और टैक्स लग गया है, तो यानी माने जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर भी टैक्सेशन बढ़ा है, या स्टैंड अप इंडिया के लिए इतना दे दिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना दे दिया। लेकिन अब भारत जैसा देश जो 125 करोड़ का देश है, जो 140 करोड़ की आबादी लगभग होने जा रही है हमारी,
उस देश में 1000 करोड़ रुपए अगर आप दे रहे हैं किसी मामले में, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा है। आप क्या कर सकते हैं उससे आप कितना विकास कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात क्या है, और दूसरा जो है, एक तो कर्ज की इकोनॉमी बढ़ाना चाहिए। ललन जी ने भी बताया ना कि 9 लाख करोड़ रुपए आपने रखा है किसानों के कर्ज के लिए, तो आप कर्ज की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे हैं कि किसानों की कृषि की लागत कैसे कम होगी, या उनका जो प्रोड्यूस है उसका दाम कैसे ज्यादा बढ़ेगा। आपने कहा था, अपने घोषणा पत्र में कहा था, अपने भाषणों में भी कहा था कि साहब हम 40% बढ़ना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए लागत। तो ये उसका उत्पादन का जो कीमत लगेगी बाजार में जब जाएगा तो उसको इतना मिलना चाहिए। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे आप। किसानों का आप एक जरा फर्क समझ लीजिए। किसानों पे जो कर्ज होता है, वो अगर चुकता नहीं कर पाया किसान, तो उसकी कुर्की कर लेंगे आप, जब्ती कर लेंगे आप, बेइज्जत करेंगे पब्लिकली उसको, उसके लिए फांसी चढ़ जाएगा वो। और दूसरी तरफ जो लोग हम अभी जिक्र कर रहे थे कि जो 5 लाख करोड़ रुपए डकार के बैठे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपकी भाषा कितनी अच्छी है, कितनी सौम्य भाषा है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, उसको समायोजित करेंगे आप। कभी किसानों के लोन को आपने समायोजित करने की बात सोची है क्या? ऐसे ही कृषि क्षेत्र में बढ़ जाएगा, ऐसे ही किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। इसके बारे में आपका कोई सोच ही नहीं है। तो आपको ये तो बताना चाहिए था कि जो लोग हमारा इतने लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं, उनसे हम कैसे निपटेंगे। जो नियम होता है कि दिवालिया डिक्लेयर कर दीजिए। अब आपको पता है इस देश के जो सबसे बड़े करोड़पति कहे जाते हैं अंबानी, अनिल अंबानी के ऊपर 1.25 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। प्रधानमंत्री जी के साथ हर विदेश यात्रा में घूमने वाले अडानी जी के पास 86,000 करोड़ रुपए का बकाया है। विजय माल्या जी जो यूनाइटेड ब्रेवरीज से अभी प्रेसिडेंटशिप से हट गए, आईपीएल में वो शैंपेन खोलते नजर आते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों का सारा पैसा उनके पास है, वो नहीं दे पा रहे हैं। प्रोफेसर ललन जी, क्या विजन है सरकार का? क्या विजन आपको नजर आ रहा है? मजबूती कैसे मिलेगी अर्थव्यवस्था को? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठा है। जो बैंकों का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बढ़ता जा रहा है। और ये कोई आज का 1 साल 2 साल का नहीं है, ये पीछे 8-10 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। ये पिछले सरकार ने भी बहुत सारे खैरात बांट दिए बैंकों के थ्रू, वो पैसे नहीं मिले। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत पैसा दिया गया वो भी रिकवर नहीं किया। और आज की स्थिति भी वही है कि जो बड़े बड़े घाट बैठे हुए हैं, जिन्होंने सरकारी पैसा खाया हुआ है, वो वापस करने के मूड में नहीं है। तो ये अब सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन की बात की कि बैंकों को और पैसा दिया जाएगा, उनकी पूंजी बढ़ाई जाएगी। तो ये एक तरह से पब्लिक का पैसा है जो दिया जा रहा है, और फिर वो इसका फायदा जो बड़े बड़े इंडस्ट्री से लोग ले लेते हैं। और बाकी लेकिन क्या इसका जिक्र है कि रुपया कैसे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगा, इसका जिक्र? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। रुपया का जो रुपए की कीमत कैसे बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। अब जो नई पॉलिसी आई है अभी, जैसे ये सोने चांदी के जेवरात वगैरह पर हम और टैक्स लगाएंगे तो ये और महंगे हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट में तो हमें यहाँ और सस्ता करना होता है, क्योंकि जेम्स ज्वेलरी का बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान करता रहा है। ऐसे ही रेडीमेड गारमेंट्स का भी एक्सपोर्ट हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। इन सब पदार्थों को तो आप महंगा कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। एक्सपोर्ट ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। तो सरकार को जो नीति है, इसमें ढुलमुल नीति से काम नहीं चलेगा। और कुछ जो मैंने बताया कि जैसे चाइना, एक चाइना फैक्टर हमारे इकानमी में बहुत बड़ा आ गया है। चीन से बहुत सारा सामान, हर तरह का सामान, कंज्यूमर गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, सब कुछ है, वो चीन हमें डंप कर रहा है। डंप का मतलब है कि अगर 1000 रुपये कीमत है तो हमें 900 रुपये पर हमारे मार्केट में पैसे डंप कर देता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो हमारे बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासतौर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो जो पैदावार जो पैदा करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी कास्ट उनसे ज्यादा होती है, तो वो माल बिकता नहीं। आप कहीं मार्केट में आज चले जाइए, तमाम चाइनीज माल भरा पड़ा। आर.के. गुप्ता जी, एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल रिस्क बढ़ने का अंदेशा है। बजट के बाद ग्लोबल रिस्क बढ़ने का अंदेशा है। कोई रेस्ट्रिक्शन चीन के ऊपर हमारी सरकार नहीं लगा पा रही कि हम उसको बंद करें या उसको ज्यादा कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाएं, ताकि डिसइंसेंटिव हो उनको यहाँ माल भेजने का, और हमारे अपने छोटे छोटे उद्योग उछल पड़े। देखिए, ऐसा है पूजा जी, आपने बहुत सही कहा। एक्चुअल में क्या है कि आप देखेंगे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे समय मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए सारे देशों में यात्रा कर रहे थे, तो उसमें काफी कुछ इनको प्रपोजल मिले हैं। 17.2 जो लाख 15.2 लाख करोड़ का जो उनको प्रपोजल आया है, तो निश्चित तौर पे ये पैसे का इनका है कि वायलेट रिलेशन है कि वहां से हमको ये चीज मिलेगी तो हम उसके बदले में उनको ये सप्लाई करेंगे। यूएई से डील हुई है कि 4 मिलियन बैरल जो है ऑयल मिलेगा, इनको फ्री में मिलेगा।
निश्चित तौर लेकिन पे अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना होगा ना, हाँ, उसके निश्चित हिसाब से। देखिए निश्चित तौर पे ये प्रयास तो इनका अच्छा प्रयास कर रहे हैं खुद जा करके, पर साथ में क्या होगा, देखिए ऐसा है, हमको कोई भी चीज करने के लिए हाँ। उसके साथ हमको अपने दिखाना ही पड़ेगा। हाँ। अब कॉर्पोरेट सेक्टर पे डिपेंड करता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर जब ही आपका अच्छा कर पाएगा जब उनको कैपिटल अवेलेबल होगी। हाँ। कैपिटल आपका जब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ रहा है तो आप कैसे समझेंगे कि हाँ जो नया जो उद्यमी है हाँ। वो अच्छी तरीके से आगे सोचेगा कि कुछ अर्निंग करने के लिए। इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पड़ी है, हाँ। इकोनॉमी डाउन को बूस्ट करने के लिए हमें चाहिए कि मार्केट में पैसा है। मार्केट में पैसा जब भी आएगा जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा। पब्लिक को पैसा पहुंचाने के लिए ये जितने भी टैक्सेज हैं इनका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि ये जो बजट जो बनाया है, बजट से एक आम आदमी को पैसा नहीं पहुंचेगा। जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इकोनॉमी बूस्ट होगी। सुमित, कितना होपफुल लग रहा है आपको बजट? एक आम आदमी कैसे समझे? आम आदमी के लिए बजट तभी सक्सेसफुल होगा जब मोदी जी के जो मोदी सरकार के प्रोग्राम है, स्किल इंडिया या बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, ये प्रोग्राम सक्सेस होते हैं। जब तक हम इन प्रोग्राम की सफलता इंश्योर नहीं करते तब तक इसका इफेक्ट आम जनता तक नहीं पहुंचता। जैसा कि आज भी बजट में एक स्टार्टअप इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी बनाता है तो एक दिन में बनाई जा सकती है। उस तरह के प्रोग्राम, या कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो उस पर टैक्स रिबेट 25% टैक्स रेट लगेगा। ये इम्प्लीमेंट किया गया है, ये लाए गए प्रावधान। इन सब की सफलता डिपेंड करती है कि जब तक हम ऐसे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जब तक चालू नहीं हो सकते। यमुना जी, लास्ट कमेंट, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? विजन आपको सरकार का क्या नजर आ रहा है? देखिए मुझे शुरू से लग रहा है कि जो बजट में जिस तरह से खास तौर पे गाँव की तरफ ले जाने की कोशिश हुई है, उस पे कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ये दबाव है कि आने वाले दिनों में कम से कम 7 राज्यों में चुनाव तो होना ही है। विधानसभा चुनाव जब तक ये नहीं जीतेंगे तब तक राज्यसभा में अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाएंगे। जब तक राज्यसभा में सीटें नहीं बढ़ेंगी तब तक ये कोई बिल नहीं पास करा सकते। अभी तो उनको बजट ही पास कराने में जी हाँ, संविधान तमाम सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इसके लिए जरूरी है राज्यसभा में सीटें बढ़ाना। जयशंकर जी, आपका? और नहीं, देखिए जैसा ये देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, गांव, गरीब, किसान, ग्रामीण ओरिएंटेड बजट ये बताया गया है। अब किस हद तक इसको फायदा पहुंचा पाएगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए बजट का सबसे बड़ी बात जो खास तौर से मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा आदमी, सैलरीड कॉमन पर्सन के लिए क्या है ये बजट? वो क्या करता है, वो उसकी निगाह लगी रहती है कि अच्छा इस बार लगता है कि 5 लाख रुपए छूट मिल जाएगी। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक दलों के लिए एक अपरिहार्य रूप से जिम्मेदारी जवाबदेही बना देना चाहिए कि भाई साहब आप जो घोषणा पत्र बनाते हो तो उस पर अमल की गारंटी भी सुनिश्चित करो। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि 5 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये लगातार उसकी बात रही है, भाषण भी रहे हैं और उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। लेकिन उस तरफ तो आप बढ़ नहीं रहे हैं। आप 3,000 रुपए कर दिया आपने, वो जो 5 लाख रुपए तक की जिसकी आमदनी होगी उसको आप 3,000 रुपए तक की दे देंगे। तो इसलिए है बड़ा मायावी बजट। मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि ये मायावी बजट है। कहां कहां कितनी चोट पहुंचाएगा अभी जब हम लोग कल से जब निकलेंगे सड़क आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या दिशा और दशा रहती है इस बजट की। बहुत शुक्रिया आपका शंभुनाथ शुक्ला जी, जयशंकर गुप्ता जी, प्रोफेसर ललन प्रसाद जी और आर के गुप्ता जी, साथ ही सुमित गर्ग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देश का बजट 2016 पेश हो गया है। ग्रामीण, गांव और गरीब पर फोकस रहने की बात कर रहे हैं पीएम, लेकिन सैलरीड कॉमन पर्सन की बात की जाए थोड़ी निराशा इस बजट के साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।